आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव कार्यक्रम में मंच पर तशरीफ फरमा हमारे ज़िले के कर्मठ संविधान न्याय जिलाध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी साहब और ज़िले के महासचिव नबी हसन सैफी साहब, विधानसभा अध्यक्ष मास्टर इरफान साहब, मंच पर हमारे साथ नगर के अध्यक्ष साहिल साहब, राजा साहब, तला साहब, हजरत साहब, हमारे पीछे पितातुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, सभी नौजवान साथियों, आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बहुत अच्छी बातें आपको विधानसभा अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी ने आपसे डिस्कस की हैं। ये सत्ताम साहब हैं जी। साथियों, बहुत कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा। हम बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए याद करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान को लिखा। देश का संविधान इस देश की व्यवस्था को चलाने की वाली एक किताब है, जिस किताब में देश को कैसे चलाया जाए उसके लिए 4 स्तंभों का निर्माण किया गया है, जिसको हम पिलर कहते हैं इंग्लिश में। उससे डेमोक्रेसी, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और इस डेमोक्रेसी को 4 पिलर पे टिकाया गया है। 4 पिलर हैं: विधायिका, जहां कानून बनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिले की बॉडी, ब्लॉक की बॉडी, ग्राम पंचायत की बॉडी, ये सब मिला के विधायिका आती है जहां कानून बनाते हैं। कार्यपालिका दूसरा पिलर है, जहां कानून बनाने के बाद उन्हें लागू किया जाता है। कार्यपालिका में अधिकारीगण लोग आते हैं, मुख्य सचिव से लेकर लेखपाल तक आता है। ये इस देश के कानून को लागू करते हैं। डीएम, एसडीएम सब उसी के अधीन आ जाते हैं। एक होता है न्यायपालिका, जिसने हम अदालतें कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। वो संविधान की संरक्षक है, वो हम सबको न्याय देने का काम करती है। संविधान की समीक्षा भी करती है, समय समय पर सरकार के बनाए हुए कानूनों का समीक्षा भी करती है, और संविधान में प्रदत्त जो कार्यपालिका है वो उसका भी वो समीक्षा करती है, न्यायपालिका। चौथे नंबर पर आता है प्रेस, अर्थात मीडिया। ये 4 पिलर हैं जो इस देश को टिकाए हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री को, और ये 4 पिलर ही देश की पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। लेकिन अब उन पिलर में किसकी कितनी भागीदारी है, इस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। विधायिका, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, नीचे तक की बॉडीज आ जाती हैं जहां कानून बनाए जाते हैं, उनमें मुसलमानों की भागीदारी कितनी है ये आप सोचिएगा। विधानसभा, लोकसभाओं में आपकी भागीदारी कितनी है? आपके लोग कितने एमपी एमएलए हैं, कितने विधायक आप लोगों के हैं? अगर हैं थोड़े बहुत, तो आपकी रहनुमाई किस तरह से वो लोग करते हैं? कार्यपालिका, जहां कानूनों को लागू किया जाता है, डीएम, एसडीएम, एसपी, यहां कितने लोग आपके हैं, ये आप लोगों का विषय है। न्यायपालिका में कितने मुस्लिम जज हैं, ये आपके सोचने समझने का विषय है। प्रेस में आपके कितने लोग हैं? मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं बात कर रहा हूं कि प्रेस के जो मालिक हैं, मुस्लिम कितने हैं, ये आपको सोचना है। क्योंकि मालिक है मेन, पत्रकार कुछ नहीं है। मालिक ऊपर से तय करता है नीतियों को, हमें कौन सी खबरें चलानी है, कौन सी खबरें छापनी है, कौन सी खबरें नहीं छापनी है। तो उन खबरों में मुसलमानों की नुमाइंदगी जीरो है, जीरो। अगर आप इस्लामिक खबर को, कोई बढ़िया सी खबर को भेज देंगे, तो इस देश का मीडिया उसको अनदेखा करने का काम करेगा।
तो चारों पिलर में मुसलमानों की भागीदारी कितनी है, ये आपके सोचने समझने का सवाल है। अब अगला सवाल इससे मैं कनेक्ट करता हूं कि साथियों, जिन लोगों की सरकारें होती हैं वो सरकारें अपने लोगों को इन चारों पिलर में, चारों व्यवस्थाओं में शामिल करा देती है। सरकारें होंगी तो आपके जज भी होंगे, सरकारें होंगी तो आपके एमपी एमएलए मेजोरिटी में होंगे विधानसभा और संसद में, जो आपके लिए बेहतर कानून बनाएंगे। सरकार होगी तो कलेक्टर होंगे, एसपी होंगे, छोटे कलेक्टर होंगे, तमाम तरह के अधिकारी आपके होंगे, जो ऊपर से अच्छे बने कानूनों का इम्प्लीमेंट ईमानदारी से करेंगे, लागू करेंगे बढ़िया तरीके से। फिर प्रेस आपकी होगी तो आपके दुख दर्द को छापेगी, आपकी मांगों को छापेगी, आपकी परेशानियों को छापेगी, आप लोग क्या चाहते हैं इसको छापेगी। ये फंक्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया से छापती है। ये सब कब होता है? जब आप लोगों की सरकारें हों। सरकारें कब बनती हैं? जब हम अपने लीडर्स को चुनते हैं। हम लीडर्स को कब चुनते हैं? जब हमें महसूस हो जाता है कि ये हमारी नुमाइंदगी करता है, हमारे मुद्दों को बेबाकी से उठाता है, हमारी आवाज़ बना हुआ है, तमाम जुल्म सहकर भी वो हमारी क़यादत को मजबूत किए हुए है, सरकार से आंखों से आंखें मिलाकर लड़ता है हमारे मुद्दों पर। तब हमें एहसास हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तभी तो हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, तभी तो हम अपने नेता को चुनते हैं। अब हम लोगों ने नेता कैसे चुने हैं? कौन है हमारा नेता? यादव समाज के किसी व्यक्ति को अगर आप नेता कह देंगे तो क्या मुसलमानों का नेता यादव हो सकता है? नहीं। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे यादव को वोट नहीं कर रहा है, वो भाजपा को वोट कर रहा है। भाई दलित को वोट करता है, ब्राह्मण को करता है, यादव भाजपा को करता है, जाट को करता है, तो मुसलमान यादव को कैसे कर सकता है? भाई मुसलमानों का नेता तो मुसलमान ही होगा ना। तो इसलिए आप लोगों ने अब तक उस भरोसे विश्वास के साथ अपने लीडर का चुनाव करने में संकोच पैदा किया है। आप लोगों के दिमाग में जो एक कंसेप्ट डाल दिया गया है कि हमारा नेता ये, हमारा नेता वो, नहीं। जब सब लोगों ने अपने अपनी पार्टीज, अपने नेता चुन लिए हैं तो आप लोगों को भी अपना नेता चुनना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि देश के कमजोर लोगों के पास अपनी पार्टी होनी चाहिए, अपना एक नेता होना चाहिए, अपना एक झंडा होना चाहिए और अपने नुमाइंदगी करने वाले नेता होने चाहिए, जो संसद और विधानसभाओं में जाकर आपके मुद्दों को बेबाकी से उठा सकें और आपके बच्चों के लिए बेहतर योजनाएं बना सकें, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकें, आपके धार्मिक आज़ादी को बचाने का काम कर सकें और तमाम तरह के एस्पेक्ट पर, मुद्दों पर, पहलुओं पर वो बात कर सकें और उस पर सरकार से लड़ सकें। इसलिए आप लोगों को ये चिंतन और मनन करने का समय है, लंबी बात करने का समय नहीं है कि देखिए, एक बात आप महसूस करते होंगे कि बैरिस्टर साहब जब संसद में अपनी बात रखते हैं ना, तो दुनिया भर के लोग उनको सुनते हैं और उनके पास जितना इल्म है, ज्ञान है, डिग्रियां हैं, योग्यता है, वो पूरे मुल्क में किसी भी नेता के पास नहीं है। और ये मुसलमानों के लिए बहुत गर्व की बात है, इस देश के लिए भी गर्व की बात है, सभी जाति धर्मों के लिए भी गर्व की बात है कि इस देश में इतना काबिल नेता है। जब वो संविधान पर बोलता हो, किसी भी इश्यूज पर बात करता हो, तो बहुत बेबाकी से, बहुत बारीकी में जाकर बात करता हो, विद एविडेंस बात करता हो, विद लॉजिकल बात करता हो। ऐसा नेता किसी भी कौम और किसी भी धर्म में नहीं है। ये मुसलमानों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये आज भले आप लोग ना समझ रहे हो, लेकिन कल आने वाली नस्लें आपसे सवाल जरूर करेंगी, आपसे पूछेंगी जरूर कि जब आपका समय उरूज पर था, जब आप नौजवान थे, जब आप सड़कों पर आकर इस जुल्मी सरकार का मुकाबला कर सकते थे,
जब आप अपने नेता को चुन सकते थे, जब आप ओवैसी साहब की आवाज से आवाज मिलाकर सरकार का मुकाबला कर सकते थे, जब ओवैसी साहब के कदम से कदम मिलाकर और आप व्यवस्था से लड़ सकते थे, तब ऐसे हालात में आपका दिमाग और आपका शरीर कहाँ था? आप कहाँ थे? क्यों नहीं उस समय आपने साथ दिया ओवैसी साहब का? समय निकल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों से ये अपील हम सब लोगों ने की है आज कि आप मुस्लिम हैं तो आपका नेता मुस्लिम होना चाहिए, आपके मुद्दे उठाने वाला होना चाहिए। समय बहुत गया, लोग कहते हैं कि भाई आपके वोटों से क्या हो जाएगा। तो दलित इस देश में 21% है, क्या 21% सरकार बना लेगा? वो सरकार कब बनी? पहले दलित जुड़ा, जब दलित इकट्ठा हो गया तो एक पल भी मुसलमानों ने, पिछड़ों ने नहीं सोचा कि हमें बसपा को वोट देना है। सबने वोट दे दिया। क्यों? क्योंकि पहले परिवार के लोग इकट्ठा हुए थे ना। आज आप 20% हैं, आप इकट्ठा तो हो जाइए। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी, समाजवादी पार्टी के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी, भीम आर्मी के लोग भी आपके पास आकर आपको 403 में से 200 सीटें देकर इलेक्शन में उतर जाएंगे। फिर हसनपुर से ये नौजवान लोग बैठे, इन्हीं में से कोई विधायक बन जाएगा, अमरोहा से कोई चेयरमैन आप ही लोगों में से बन जाएगा। पार्षद कितने लोग बनेंगे? ये कब होगा? जब आप अपने पारिवारिक सदस्यों को इकट्ठा करेंगे। फिर दलित भी अंधा होके आ जाएगा, क्योंकि दलित ये जानता है कि आप लोगों ने 4 बार दलितों की सरकार बनाई थी। हो सकता है यादव भी आ जाए जो 7% है, वो भी ये जानता है कि आपने 4 बार उनकी भी सरकार बनाई है। लेकिन यादव, दलित और 3% ब्राह्मण ये भी जानता है कि 20% मुसलमानों ने सबकी तो सरकारें बना ली, लेकिन अपनी सरकार बनाने से वो सोच ही नहीं पाता। उसके दिमाग में इतना जोर नहीं है। वो ये कहते हैं कि मुसलमान इस देश में इतना दिमागी तौर पे कमजोर है कि वो अपनी ताकत को, अपनी सियासी पावर को यूनाइट ही नहीं कर पाता। वो अपने लोगों के लिए काम ही नहीं करता, वो अपने नेता के लिए काम ही नहीं करता। तो आपको अगर लोग सीधा कहते हैं ना, तो 27 के इलेक्शन में उनको जवाब देने का समय है आपके लिए। आपका वोट कहां जाता है? आपका वोट कहां जाता है? आपका वोट हारता है या जीतने में जाता है? इसकी फिक्र आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप ही के ऊपर ये दरोमदार नहीं है कि भाजपा को हराने का काम करना है। भाजपा को हराना है या खुद को जिताना है, दोनों रास्ते हैं। आपको चलना है कि भाजपा को हराने वाले रास्ते पर चलना है, तो आप कभी हरा नहीं पाएंगे भाजपा को। 4 बार देख लिया 2014 से लेकर और 27 आने वाला है। आप लोगों ने अब तक देखा है, भाजपा नहीं हारी ना। हर बार साइकिल को टूट कर वोट करते हैं आप लोग, भाजपा नहीं हारती। तो इसलिए भाजपा को हराने के लिए वोट नहीं करना है। वोट किस लिए करना है? खुद को जिताने के लिए करना है, खुद को सियासी तौर पर मजबूत करने के लिए करना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज को ताकत देने का काम करना है, शौकत साहब की आवाज को ताकत देने का काम करना है। हमें प्रदेश और देश भर में मजलिस के झंडे को और डंडे को मजबूती से बुलंद करना है, और आने वाली नस्लें गर्व करें, फख्र करें आप लोगों पर कि हमारे चाचा ने, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे ताऊ ने, हमारे भाई ने पार्टी को खून से सींचा, पार्टी को पसीने से सींचा। कांशीराम साहब ने 40,000 किलोमीटर साइकिल चलाई थी, याद है ना आपको? बसपा को खड़ी करने के लिए चलाई थी। कांशीराम जी घर नहीं गए जब से संकल्प लिया था कि मैं अपने प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं करूंगा, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं आज के बाद घर नहीं जाऊंगा। घर नहीं गए, 40,000 किलोमीटर साइकिल चला के कौन सा नारा दिया था उन्होंने? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। एक नारे ने दलितों को उनके साथ इकट्ठा कर दिया। दलित इकट्ठा होता है, आप सब इकट्ठे हो गए, 4 बार सरकार बन गई। इसी समानांतर रास्ते पर हमें चलना है। हमें सिर्फ इकट्ठा होना है। जो हमारे वोटों से जो सरकारें देश में बनती हैं, और जब गठबंधन की बात आती है तो वो हमसे गठबंधन नहीं करते, वो हमारे वोटों से प्रेम करते हैं। गठबंधन करके वो हमें भागीदारी देना नहीं चाहते, हमें हमारा हक देना नहीं चाहते। तो हमारी हकमारी करके वो बार बार सत्ता पर आके हमारे बेरोजगार नौजवानों को वैसा ही छोड़ देते हैं, हमारी गंदी बस्तियों को
गार वाली बस्तियों को वैसे ही छोड़ देते हैं, हमारी झोंपड़ियां कभी मकान में तब्दील नहीं होती, ये सब बराबर होता रहेगा। हमारे जो जाबाज और मजबूत नेता हैं जेलों में डाले जाते रहेंगे, हमें गाय के नाम पर, हमें दंगों के नाम पर, हमें धर्म के नाम पर, हमें टोपी और दाढ़ी के नाम पर, हमें मीट के नाम पर, मुसलमान के नाम पर हमारा कत्लो गारत होता रहेगा। ये तब तक होगा जब तक कि हम सियासी तौर पर यूनाइट नहीं हो जाते, हम एक सियासी पावर नहीं बन जाते। ना डरे किसी से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखनी चाहिए, अपना झंडा, अपना निशान, अपना नेता, अपनी पार्टी, इरफान साहब, साजिद साहब और एक एक कार्यकर्ता जो मजलिस की पैरोकारी करता है, एक एक वो कार्यकर्ता जो मजलिस के लिए 24 घंटा तत्पर है अपना खून और पसीना बहाने के लिए। ये मुल्क सबका है और आपको ये एहसास होगा कि इस देश में सबसे बड़ी आबादी है आप लोग। दलित कहते हैं 21%, लेकिन जाटव 14% है उसमें। जो बसपा को वोट करता है जाटव चमार, धोबी बसपा को वोट नहीं करता, वाल्मीकि बसपा को वोट नहीं करता, खटीक बसपा को वोट नहीं करता, नट बसपा को वोट नहीं करता, बागड़ी बसपा को वोट नहीं करता। 14% ने 4 बार सरकार बनाई है, 7% ने 4 बार सरकार बनाई है, 3.5% ब्राह्मण आज भी देश की विभिन्न राज्यों में और केंद्र में सत्ता पर बैठा है। 20% आप बहुत बड़ी आबादी रखते हैं। जिस दिन इकट्ठा हो गए ना, इस देश की काया पलट हो जाएगी, इस देश में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। फिर आप कितनी लंबी दाढ़ी रखना, कितनी टोपियां पहनना, कितने बड़े मदरसे बनाना और अपनी कितनी भी कुरान की तिलावतें करना, कहीं भी सफर करना, कुछ भी खाना पीना, क्योंकि संविधान हमें खाने पीने का राइट देता है ना। हम कुछ भी पहले, संविधान हमें राइट देता है। कौन होते हैं हमें रोकने वाले कि आप ये खाएंगे? कौन है तय करने वाले? तय करने वाली सरकारें हैं जो सरकारों में आपकी भागीदारी नहीं है। तय करने वाली कोर्ट है, कोर्ट में आपके लोग नहीं हैं। हमारे लोगों का जुल्म और सितम इसलिए हो रहा है चूंकि अधिकारी लोगों को खुली छूट मिली है, ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग नहीं हैं। प्रेस हमारी नुमाइंदगी नहीं करती चूंकि उसमें हमारे लोग नहीं हैं। सरकार बनाकर चारों स्तंभों पर कब्जा करने का वक्त है, अपने नेता को ताकत देने का वक्त है। साजिद साहब दिन रात लगे रहते हैं पार्टी के लिए, हमें कोई खुशी नहीं है। तेल फूक कर आए, सुबह से 8-10 प्रोग्राम कर लिए हम लोगों ने, खाना शायद नहीं मिला हो हमें। जुनून है, जुनून है मजलिस को खड़ा करने का, जुनून है आने वाले मुस्तकबिल का भविष्य सुरक्षित हो, जुनून है नस्लें हमें कल गालियां न दें, जुनून है सरकार बनाने का, जुनून है बैरिस्टर साहब जो कहते हैं ना कि मैं आज के लिए काम नहीं कर रहा, आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहा हूं। हमें जुनून इस बात का है कि हम आज के लिए काम कर रहे हैं। हम बैरिस्टर साहब के सामने मजलिस को खड़ी कर दें और बैरिस्टर साहब इस देश के प्राइम मिनिस्टर या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारे शौकत साहब इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाए। हम नहीं चाहते क्या ये सब? तो हम आज के लिए काम करेंगे, इसलिए जुनून के साथ, जोश के साथ, छोड़ो भाई छोड़ो, काट लेगी तो क्या हो जाएगा, जुनून के साथ, जोश के साथ हमें काम करना है। आप सब लोग ये कमिटमेंट करो कि कम से कम हफ्ते में 2-3 मीटिंग आप लोग, 4-4 लोग कहीं भी बैठकर करेंगे, किसी भी नए घर में जाके करेंगे। रोज किसी एक आदमी को आप मजलिस के बारे में बताएंगे, पार्टी का एजेंडा बताएंगे, ओवैसी साहब के संघर्षों को बताएंगे, शौकत साहब के संघर्षों को बताएंगे। रोज एक आदमी को परिवार में शामिल करेगा तो हमारा परिवार कितना बड़ा हो जाएगा? क्या कोई हमारा मुकाबला कर पाएगा? और भाई आप तो मुस्लिम लोग हैं, कुरान तो साफ कहता है कि इस्लाम के लोग किसी से डरते ही नहीं। तो ये समाजवादी के लोग, भाजपा के लोग, कोई डरा सकते हैं आप लोगों को? हम शांति का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए मजलिस के झंडे को बुलंद करें, इसे आबाद करें, इसे सत्ता के शिखर तक ले जाने का काम करें। और आप सब लोग जब सत्ता के करीब आओगे, सत्ता को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि अपनी कौम की भलाई करने का, मुल्क की भलाई करने का और मजलूमों की भलाई करने का इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।